वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 2। तो ये जो आज का सेशन होने वाला है गाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है। एंड ये आज का जो हम लोग का सेशन है ये बेसिकली पेट्स इंडिया एक्ट के ऊपर होने वाला है, जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बोला था, जिस की नेक्स्ट वीडियो में पेट्स इंडिया एक्ट पे बनाऊंगा। तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पे बनाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया था, क्यों आया था, उसकी क्या जरूरत थी, किस तरह से वो रेगुलेट करता था अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रिकैप ले लेता हूँ कि जस्ट रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्या किया था। फर्स्ट ये था कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट जो था फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। इसको आप लिख लीजिएगा पूरा, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दूसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि वो सेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा था, राइट। सेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ने काफी कुछ वहां पे पढ़ा था कि किस तरह से आया था, क्यों आया था, ठीक है। तो अब गाइस, अब यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझिएगा कि यार अब आप खुद समझो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, प्रॉफिट कमा रही होती है, और 1773 में हम लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मतलब ये जो बीच की टाइमिंग थी यार, वहां पे तो अगर आप देखो तो ओवरऑल जो मेहनत थी वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर ही रही थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे भाई मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसने किस तरह से अपना जो भी वहां पे अड्डा जमाया, जिस तरह से वहां पे मेहनत करके वहां पे उन्होंने अपने रेवेन्यूज कलेक्ट किए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें करी। तो यार ये किस तरह से मतलब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट की जरूरत क्या थी, बेसिकली हम लोग ये देखते हैं। तो यार देखो, मैं आपको बताता हूं, इसकी शुरुआत इस तरह से हो जाती है कि यार जैसे कि 1774 में हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। तो अब वहां पे बात याद ये आ जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, तो दिक्कत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो कंपनी अफेयर्स को तो देखता ही था। कंपनी अफेयर्स में ये सीए लिख रहा हूं, दैट मींस कंपनी अफेयर्स, ठीक है, ये जो है उसको देख रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी अफेयर को तो देख रहा होता है, साथ ही साथ इसको देखने वाला एक और इंसान होता है जो होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बात बहुत समझते चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी इनको देख रहे होते, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस इनके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से समझ के चलेगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या था कि क्यों ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, इसको मैं आपको बताता हूं क्यों लाया गया, ठीक है। तो यार वहां पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है 1784 में, सॉरी 1774 में। तो वहां पे अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कंपनी के अफेयर्स को फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब ये एक्ट पास आउट होता है, जब ये एक्ट पास आउट हुआ तो इसने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट भैया, तुमको अब कंपनी के अफेयर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी के सारे अफेयर्स अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेंगे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स देखेंगी। तो अगर आप यार देखो, सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिशियल बॉडी, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहां पे दोनों को अलग कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, 1781 वाले एक्ट के थ्रू इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम देखो यहां पे आर्टिकल 50 पे पहुंच जाते हो भाई साहब। दिस इज द आर्टिकल 50, जो आज हम लोग आर्टिकल 50 पढ़ रहे होते हैं ना। आर्टिकल 50 क्या होता है यार? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो दिस इज द आर्टिकल 50 जो देखो अभी तक फॉलो हो रहा है, उसकी शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। तो देखो ये मैंने लिखा ही था यहां पे, ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, इट लिमिट्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी पॉइंट की वजह से यह शुरुआत हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? इट वॉज पास टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बात यार ये थी ना कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो हम लोग का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके पीछे राज ये था कि कभी भी उसको मतलब जो
ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कभी भी उतना कोऑर्डिनेट नहीं किया, ठीक है, उतना कोऑर्डिनेशन में नहीं रहा, कभी भी इतना सपोर्ट नहीं किया। तो भाई ये बात आती है कि वहां पे फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। क्यों? क्योंकि जो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट ने 1774 में वहां पे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगी, कंपनी के अफेयर्स को देखने लग गई, जबकि ये काम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो देख ही रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी देखने लग गई। तो फिर ये हुआ कि यार ऐसा है, अब तो नहीं हो सकता है ऐसा कुछ भी, तो उन्होंने ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास आउट किया। तो जब ये रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स, ये जो रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेक्टिफाई किस तरह से किया, यही किया कि यार सेपरेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव से। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया ऐसा, तुमको कंपनी के अफेयर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है, आप अपना काम जो करते हैं वो करिएगा, आपसे कंपनी के अफेयर्स से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसका सारा जो लेखा जोखा है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे हम लोग आर्टिकल 50 पे इसी तरह से पहुंचते हैं। तो आर्टिकल 50 बेसिकली क्या था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और यू कैन से द सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो हमारा जो आर्टिकल 50 है, कहीं ना कहीं वो आ जाता है हमारे यहां पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो यार यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब क्या कभी रेगुलेटिंग एक्ट सक्सेसफुल रहा, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब देखो, अब यहां पे बहुत अच्छे से समझना गाइस हुआ क्या। देखो, जैसे एक थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो हुआ ये, रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट क्या करने लगा, कंपनी के अफेयर्स को देखभाल करने लगा, आंसरबिलिटी लगा दी, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से, ठीक है। उसमें यह हुआ कि कंपनी के अफेयर्स को सुप्रीम कोर्ट देखने लगा और साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखने लगा। फिर इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास आउट होता है 1781 में। तो वो और ये काम क्या करता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये काम करता है कि कंपनी के पूरे अफेयर्स की देखभाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस इनके एग्जीक्यूटिव के हाथों में दे देता है, और सुप्रीम कोर्ट को पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग कर देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या आता है कि कंपनी पूरी तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती है रेगुलेटिंग एक्ट को, या क्योंकि उसने मेहनत करी हुई थी, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना ही हिस्सा जमाने में लगा हुआ था। तो ये जो अब आता है, देखो पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट आया ही क्यों था, सच बताऊं तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की धज्जियां उड़ा के रख दी थी इसने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। किस तरह से? क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो वो मैंने जैसा कि अपने पुरानी वीडियो में भी बोला था कि वो मतलब उसके कानों में बात, उसके आंखों में बात खटक रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुको हम बताते हैं। उन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब ये आया उसके बाद उन्होंने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे वहां के विलियम पिट, ठीक है। जैसे ये यंगर पिट के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं। इसको यंगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हायरार्की उनकी वही रहती है कि भाई मतलब जैसे मान लीजिए जो सीनियर है वो बड़े हैं, तो उनसे जो छोटा होगा वो विलियम पिट, मतलब जो छोटा होगा उसके आगे यंगर लगा दिया था, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसने क्या किया, अब ये जो एक्ट था बेसिकली, ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, इसने क्या किया, ये जो बेसिकली एक्ट था इसने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट क्या है गाइस, सुनो। देखो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट तो कर नहीं रही थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कोऑर्डिनेट तो कर नहीं रही थी, बिल्कुल भी एकदम सपोर्ट में नहीं थी। तो अब क्या हुआ, ये एक्ट जब निकला तो इसने कंपनी को एकदम मतलब तोड़ के रख दिया भाई साहब, तोड़ के रखा। तो किस तरह से हुआ, अब देखो ये जो एक्ट आया था इसने क्या किया, कंपनी की पावर्स डिवाइड कर दी। पावर कैसे डिवाइड करी, एक पावर डाली कॉमर्शियल और एक पावर दी पॉलिटिकल। अब पावर देने का मतलब, ये कहने का मतलब है कि इन्होंने उस कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया, पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया, ठीक है। तभी मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की धज्जियां उड़ाने वाला जो एक्ट है वो बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट था। तो इसने क्या किया कि कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे तरह से हटा दिए। और
उस टाइम पे ये वर्ड ब्रिटिश पोजीशन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बताने के लिए कि कंपनी जी आप समझ के बैठिए, ब्रिटिश पोजेशन ही है आपके ऊपर, यानी कि आप पूरी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या, ये एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी टूट जाती है। ठीक है, उसके बाद ये होता है यहां पे कि अब ये जब टूटती है तो दो पार्ट्स में टूटती है, एक आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है गाइस कि जो कमर्शियल अफेयर होता है वो दे दिया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ठीक है, और पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए दे दिया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो गाइज ये हमारा जो पिट इंडिया एक्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ना। और किस देखिए जो इसमें मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि यहां पे किस तरह से मतलब ये क्यों आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच से तोड़ करके उन्होंने डबल गवर्नमेंट को फॉर्म आउट कर दिया, या इंट्रोडक्शन टू द डबल गवर्नमेंट, यानी कि इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब कंपनी टूटी तो उन्होंने क्या, कंपनी को तोड़ा किस तरह से, उसके कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये बता दिया कि भैया कंपनी तुम ब्रिटिश पोजीशन में हो, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी टेरिटरी थी वो ब्रिटिश पोजीशन में आने लग गई थी। ठीक है, और उसके बाद जब कंपनी टूटी तो कंपनी दो हिस्सों में टूटी, एक हिस्सा बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक हिस्सा बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम क्या था, बेसिकली कॉमर्शियल अफेयर्स को देखना था। कॉमर्शियल अफेयर्स यानी कि इंटरनली जो उसके रेवेन्यू वगैरह मैनेज होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सब उसको देखने थे। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम ये था कि वो उसके पॉलिटिकल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स को देखता था। तो कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया एक्ट जो था जब वो आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने यहीं से शुरुआत कर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, हालांकि वो तो मैंने बता रखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, बट आगे अगर आप देखें तो सेपरेशन यहां से उन लोगों को मिल जाता है। ओके, आई होप सो कि गाइज ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर मैं चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, और आज के सेशन में आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसा अगर आई होप सो आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा गाइज। मैंने देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बात को ही, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा फालतू का कुछ नहीं लिखा है कि जो आपके काम का ना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेसन एंड कीप फॉलोइंग दिस सीरीज। अब ये जो सीरीज मेरी चली है ये मैं पूरी की पूरी कंप्लीट करूंगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक पूरा लेक्चर मैं एक पूरी सीरीज दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी मतलब नॉर्मली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे या जो भी ग्रेजुएशन में होंगे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट होगा, तो उन सबको ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है। अभी आगे आप देखिएगा गाइस कि आगे जो हम लोग और भी जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा, जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे पहुंचेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ये सब, तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा लेंदी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल क्योंकि मैं बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बातें कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो आई होप सो आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।